कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है क्लास, उसमें लगातार आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है, वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श के बाद फिर कल बात होगी दलित विमर्श की। लगातार आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल रहा है। आज का यह वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मटेरियल दिया गया है, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो कितना आपके लिए उपयोगी है। कल ही आपको जब शाम को ये पीडीएफ दिया गया था, तभी बताया गया था कि 10 पेज की पीडीएफ है और पूरा अंत तक देखें। और कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो ये मान कर चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको एक ही पीडीएफ से मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस पीडीएफ को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को देखें, चीज़ों को समझते चलें। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श की बात करते हैं। जब स्त्री विमर्श की बात आती है तो हिंदी साहित्य में किसी ने लिखा है कि पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। पुरुष की शक्ति और दुर्बलता उस आदिम नारी से नहीं छिपी रही होगी जिसने पुरुष की बर्बरता को पराभूत कर उसकी सुप्त भावना को जगाया। और अगर आपने पढ़ा होगा साहित्य को अच्छे से तो यह कथन भी आपको पता होगा कि किसने कहा है। खैर, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे कि किसने कहा है। जब मैं आप लोगों को उपन्यास पढ़ाया था, उपन्यास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को याद भी हो कि वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौए चोंच मारते हैं। तो स्त्रियों की जो स्थिति है, इस पर किसने लिखा है, किस उपन्यास से है, पूरी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। स्त्री विमर्श क्या है? स्त्री विमर्श एक प्रकार की चिंतन धारा है जहाँ स्त्री के प्रति एक विशेष दृष्टि से चिंतन वस्तु रूप में देखा। ये विचारधारा या आंदोलन पुरुष और नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन काल से सभी धर्म में नारियां भेदभाव का शिकार रही हैं। ये वैदिक काल की बात है, पूर्व वैदिक काल की बात है, फिर आगे वैदिक काल के बाद की बात है। वैदिक काल में तो आप देखेंगे कि ऋचाएँ भी लिखी हैं, वेदों का अध्ययन भी किया है। नारी मुक्ति का विचार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की आवाज़ उठाई। नारी विमर्श शब्द पश्चिम में फेमिनिज्म का हिंदी पर्याय है, परंतु पश्चिम और पूर्व में नारी को लेकर भिन्न दृष्टि है। वहाँ नारी किसी परंपरा को नहीं तोड़ सकती, वर्तमान से ही विद्रोह कर रही है, जबकि भारत में हजारों वर्ष की रूढ़ियों, परंपरा और प्रचलन को तोड़ नया कुछ करने की बात करती है। मानो वह नारी अपनी अस्मिता का बोध लेकर अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ रही है। जब यहाँ भारत की बात आती है कि भारत में हजारों वर्ष की रूढ़ियों को तोड़ती है, तो पीली आंधी आपने उपन्यास सुना होगा। 3 पीढ़ियों, जिसमें 3 पीढ़ियों की औरतों के जीवन संघर्ष और उसकी सामाजिक संस्कृति का चित्रण किया गया है। उसमें लेखिका अपनी माँ और नानी से सुनी हुई कहानियों को बताती हैं, जिसमें राधाबाई, पद्मावती, सोमा, विधवा स्त्री, ये जितनी स्त्रियां हैं, ये सभी स्त्रियां अस्मिता का बोध लेकर अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही हैं। ठीक इसी तरीके से इदन्नम उपन्यास में भी देखेंगे, छिन्नमस्ता उपन्यास में भी देखेंगे। आज उसमें यह बोध जाग उठा है कि वह स्वयं भी पुरुष के समक्ष एक इकाई है, अतः किसी रूप में गुलाम या अधीनस्थ नहीं। नारी एक जीवंत सत्ता स्वीकारती है। इस प्रकार औरत अपने को व्यक्ति समझने लगती है। अंतर मन में यह चेतना जागृत करना ही नारी विमर्श या स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श में औरत की चर्चा वस्तु रूप से हटकर व्यक्ति रूप में की जाती है और समाज में इसकी स्वतंत्र सत्ता युगों से हनन हुआ है। समाज में इसकी स्वतंत्र सत्ता का युगों से हनन हुआ है। अब वो जो युगों से हनन हुआ है, यहाँ पर एक एक की बात करते हैं। अगर आप महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, अज्ञेय के उपन्यास पढ़ेंगे,
लज्जाराम शर्मा के उपन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है लज्जाराम शर्मा, लज्जाराम शर्मा। इनका एक उपन्यास है आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ज़रूर लिखें या चीज़ों को ज़रूर समझें। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू, जिसमें एक पात्र है प्रियंवदा, एक पात्र है प्रियंवदा जो ये कहती हैं कि हम पर्दे में रहने वालियों को ऐसा सुख नहीं चाहिए, हम अपने घर के काम काज में ही मग्न हैं। ऐसे खुले मुंह बाहर फिरना, अपना गोरा गोरा मुंह सबको दिखलाना, पर पुरुषों से हंस हंस कर बात करना किस काम का। ऐसे सुख से तो घर में झुर झुर कर मर जाना ही अच्छा है। एक विदेशी स्त्री से प्रियंवदा कहती हैं कि हमारे देश में भले घर की स्त्रियां पति की गुलाम नहीं होती बल्कि अर्धांगिनी होती हैं। नारीवाद का पहला चरण अगर देखें तो 1790 के आसपास शुरू होता है, जब मैरी गूंज ने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और इसी वर्ष मैरी वाटसन क्राफ्ट ने नारी अधिकारों की घोषणा पत्र नामक अपनी पुस्तक वाइंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन के नाम प्रकाशित कराया। बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। 1949 ईस्वी में सिमोन दे बेओर थे सेकंड सेक्स में, जिन्होंने सेकंड सेक्स में नारी विमर्श पर पहली बार कटुतम शब्दों में लिखा कि नारी को वस्तु रूप में प्रस्तुत करने पर टिप्पणी की। बाद में मॉडर्न वोमेन में डोरोथी पार्कर ने इस बात की आलोचना की नारी को नारी रूप में देखा जाए। वो कहती हैं नारी पुरुष सब मानव प्राणी रूप में स्वीकार हैं। यह द्वैत मान्यता पराधीनता और सापेक्षता को जन्म देती है। 1960 में कैट मिलेट ने रूढ़िवाद पर कहा था। क्या कहा था? यह कैट मिलेट का ये जो कथन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरुष स्त्रियों की समस्या पर सोचना ही नहीं चाहता। स्त्रियों को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। युगों से हो रहे अत्याचारों पर दुनिया को बताना होगा। कौन सा अत्याचार हो रहा है जो कैट मिलेट ने कहा है? तो जो ये अत्याचार की बात होती है, यह अत्याचार लगभग सभी उपन्यासों में देख सकते हैं। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति उपन्यास है। उस आदर्श दंपत्ति उपन्यास की जो महिलाएं हैं, आदर्श दंपत्ति उपन्यास की महिलाएं कहती हैं कि निपुता रूप भी मेरा शत्रु बन गया है, निपुता रूप भी मेरा शत्रु बन गया है। जिधर जाती हूँ उधर ही इसके कारण एक ना एक नई नई आपदा खड़ी होती है। वास्तव में स्त्री की सुंदरता आटे का दिया है। आटे के दिए को घर में रखा जाए तो चूहे खाते हैं और बाहर रखा जाए तो कौए चोंच मारते हैं। यह आदर्श दंपत्ति उपन्यास में है। 70 के दशक में बेट्टी फ्रीडम ने कहा था कि गृहिणी है यानी घरेलू औरत समाज में परजीवी है, दूसरे पर निर्भर है, वह अर्ध मानव की कतार में है। गिलीमैन ने 1993 में इन अ डिफरेंट वॉइस पुस्तक में कहा कि बचपन में सशक्त दिखती लड़की और औरत होने पर कमज़ोर क्यों दिखती है? आत्मविश्वास ढह जाता है, वो बड़ी होकर पत्थर की मूरत बन जाती है। क्योंकि समाज में जो रूढ़िवादिता थी, वही रूढ़िवादिता उसको जकड़ लेती है, उसको कमज़ोर कर देती है। क्योंकि जब बात रूढ़िवादिता की आती है, पुरुष प्रधान समाज की बात आती है, तो वहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। दहेज प्रथा भी सामने आती है। दहेज प्रथा आप देखेंगे, गोदान उपन्यास अगर आपने पढ़ा है तो गोदान उपन्यास में जो सोना है, वो सोना क्या कहती है? गोदान उपन्यास में सोना कहती है कि माँ बाप को अगर भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे दें, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वो पैसे को मोहताज हैं, पैसे को तंग हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजदूरी करनी पड़े, तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा, माँ बाप 4 दिन को
मेरे नाम को लेकर रोकर संतोष कर लेंगे, यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके जन्म भर रोना पड़े। तो ये दिखाया गया। आज नारीवाद में परिवार और विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसे स्त्री दासता का चिन्ह कहा है। नारीवाद में परिवार को जेल रचना कहा, हालांकि पहले पुरुष को दुश्मन कहा। आज स्त्रीवाद की दृष्टि से उपभोक्ता संस्कृति का फल फूल रही व्यवस्था है जो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से गुलाम बना रही है। भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री नए सवाल उठा रही है, इसे नव नारीवाद कहते हैं। भारत में नारी विषयक चिंतन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ नारी को लगभग समान स्थान दिया गया, क्योंकि उसके बिना कोई राज्य कार्य, धर्म कार्य, दान दक्षिणा संभव नहीं होता। वो वेदों का अध्ययन ही नहीं बल्कि ऋचाओं के सृष्टा भी रही है। वैदिक काल में अपाला, घोषा महिलाओं का नाम आपने, विदुषी का नाम आपने सुना होगा। भारत में प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई। जब मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई। सुरा से उनकी तुलना की जाने लगी। आधुनिक काल यानी 1947 में आज़ादी के कुछ दिन पहले पेशावर में मुसलमान स्त्रियों ने मताधिकार की मांग की और 1960 में शारदा आंदोलन चलाया गया। अब आप देखेंगे ये शारदा आंदोलन परीक्षा में पूछा गया कि कब चलाया गया। 1972 में गांधीवादी समाजवादी गुजरात में पहले स्त्री ट्रेड आंदोलन का गठन हुआ। 1973 में नारी नेता मृणाल गोरे और अहिल्या रांगनेकर ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ महिला मोर्चा गठित किया। 74 में नव निर्माण नाम से आंदोलन चला। 75 में यूनाइटेड नेशन में महिला वर्ष घोषित किया। 1983 में क्रिमिनल लॉ एक्ट पास हुआ। बेसहारा स्त्री के हितों के संरक्षण की आवाज़ भी आज देखें तो चारों ओर उठ रही है। अब अगर हिंदी कथा साहित्य में नारी की बात करें तो राजनीतिक सामाजिक स्तर पर नारी अस्मिता की स्थापना और गरिमा के लिए काफ़ी प्रयास हुए। नारी का सुखद भविष्य उसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान किए बिना संभव नहीं है। परंपरागत नारियों का बंधन तोड़ना जरूरी है। इसमें मुख्य मुद्दे थे पुरुष स्त्री समानता, शिक्षा, विवाह, नौकरी, हर क्षेत्र में, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि में दोनों को समान अधिकार हो। आज़ादी के बाद संविधान में समान अधिकार दिया गया। जनतंत्र में वोट का समान अधिकार मिला, पर व्यवहारिक रूप से बहुत कुछ छूट गया, जैसे शोषण, दहेज, उत्पीड़न, वेतन का तारतम्य रहा। पर नारी इसमें उठ खड़ी हुई। रामायण महाभारत में नारी के साथ जो हुआ वह अकल्पनीय है। विलास की साधन बनी, उसे अबला कहा गया। सतीत्व की परीक्षा और सती असती के मानदंड पुरुष स्त्री समाज में भिन्न भिन्न हुए। इस तरह नारी समाज हाशिए पर आ गई। मुश्किल से 30-35 वर्ष हुए जब साहित्य में स्त्री विमर्श और दलित चेतना की आहट सुनाई पड़ी। यूरोप के अनेक देश की कई भाषाओं में महिला रचनाकारों को बड़े बड़े पुरस्कार तक मिले। स्त्री विमर्श भारतीय स्थितियों में और हिंदी साहित्य में पहली बार मध्यकाल में मीराबाई के काव्य और व्यक्तित्व में उभरता दिखाई पड़ा। वो 15वीं शताब्दी की एक ऐसी विद्रोहिणी प्रतिभा थी जिसने नारी अस्मिता का एक अभूतपूर्व इतिहास रचा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कविता में रहस्यवादी निगूढ़ताओं में आनंद लेने के बावजूद महादेवी वर्मा अपने गद्य लेखन में स्त्री स्वतंत्रता पर बल देती हैं। रेखा चित्रों में उन्होंने इस मुद्दे को लिया और इनका सैद्धांतिक विवेचन श्रृंखला की कड़ियाँ नामक ग्रंथ में है। श्रृंखला की कड़ियाँ आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? श्रृंखला की कड़ियाँ से आप देखेंगे कि 4-5 कथन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगातार आपने देखा भी है। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख लें। श्रृंखला की कड़ियाँ में कहा कि भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग उठे, उस दिन उसकी गति को रोकना किसी के लिए संभव नहीं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि महिलाएं पवित्र देव मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भी बन चुकी हैं और अपने ग्रह के मलिन कोने की बंदनी भी।
तीसरा, महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियों में कहा है कि पुरुष के अंधानुसरण ने स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही दी, साथ ही समाज को भी अपूर्ण बना दिया। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया, पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा, पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति, और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा। ये कहा महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ में। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने यह भी कहा कि स्वत्वहीन धनिक महिलाओं को यदि सजे हुए खिलौने का सौभाग्य प्राप्त है तो साधारण श्रेणी की स्त्रियों को कृतदासी का दुर्भाग्य। वहीं श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने यह भी कहा कि पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। पुरुष की शक्ति और दुर्बलता उस आदिम नारी से नहीं छिपी रही होगी जिसने पुरुष की बर्बरता को पराभूत कर उसकी सुप्त भावना को जगाया। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान का राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान हिंदी में अनूठा है। जलियांवाला बाग में बसंत के प्रति कविता आज भी रक्त में उछाल लाने के लिए पर्याप्त है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन अगर हम पूर्व की स्थिति थोड़ा देखें, कुछ उपन्यासों में पूर्व की स्थिति अगर देखें तो महिलाओं की दशा क्या थी, नारियों की दशा क्या थी। अभी मैंने कई बातें आप लोगों को बताई है। ऐसे याद आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है पुनर्नवा उपन्यास, जिसमें मृणाल मंजरी है। मृणाल मंजरी वो कहती हैं कि स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी सी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। ऐसे ही आगे का नदी का द्वीप है। क्या महिलाओं की मान्यता उस प्रकार थी, क्या मानती थी जैसा समाज, वैसा ही उपन्यास में दिखाया गया नदी के द्वीप उपन्यास में, जहाँ पर नदी के द्वीप उपन्यास में गौरा कहती है कि कोई भी प्यार नहीं है जो वत्सल नहीं है, कोई भी दान नहीं है जो विनीत नहीं है। ऐसे ही आगे की एक और उपन्यास है अपने अपने अजनबी में एक पात्र है सेल्मा, पढ़ा होगा आपने। सेल्मा कहती है कि ना तो मनुष्य अपने हिसाब से जीवन चुन सकता है, ना ही मृत्यु, वह बस अपने किए का जुगाली भर सकता है। ये कहा गया। तो ये पूर्व में स्थिति थी। शिवरानी देवी, उषा मित्रा, विद्यावती कोकिल, कमला चौधरी, होमवती देवी आदि महिला रचनाकारों ने घर, परिवार, समाज, देश सभी को अपनी दृष्टि के केंद्र में रखा। अगर शिवरानी देवी की बात करें तो इनका एक कहानी संग्रह है नारी हृदय, जिसमें खासकर इन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखा। शिवरानी देवी की जो रचना है प्रेमचंद घर में, आपने जरूर पढ़ा होगा। प्रेमचंद घर में जो रचना है उसमें जब प्रेमचंद कहते हैं अपनी पहली पत्नी के लिए, कहते हैं कि जिसको इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वह मर गया। तो इस पर शिवरानी देवी उन्हें फटकार लगाती हैं और अपनी सौतन को बहन के तरीके से उसके साथ बिहेव करने के लिए कहती हैं और कहती है उसको लिवा लाइए। तो ये महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण रहा है शिवरानी देवी का। शिवरानी देवी कहती हैं प्रेमचंद घर में रचना में कि मैंने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा, अपने से मैं किसी को छेड़ूंगी नहीं, मगर जो मुझे छेड़ेगा उससे डर कर कहीं भागूंगी भी नहीं। ये शिवरानी देवी कहती हैं। वहीं विद्यावती कोकिल की बात करें तो इनकी भी रचनाएं सुहागिन है, सुहाग गीत है, पुनर्मिलन है, फ्रेम बिना तस्वीर है, सप्तक इनकी रचना है, अमर ज्योति इनकी रचना है, माँ इनकी रचना है। ऐसे कमला चौधरी की अगर बात करें, ये इसलिए बता रहे हैं कि रचनाओं को आप लिख लें, ऐसी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कमला चौधरी की जो रचना है
उन्माद कहानी संग्रह है, पिकनिक कहानी संग्रह है, लिख लें, उन्माद कहानी संग्रह, पिकनिक कहानी संग्रह, यात्रा कहानी संग्रह, बेलपत्र कहानी संग्रह, प्रसादी कमंडल कहानी संग्रह। तो ये सब कहानी संग्रह कमला चौधरी का है। क्योंकि जब नारी विमर्श या स्त्री विमर्श जो भी आप कहें, जब इसकी बात आती है तो इसमें खास करके रचनाकारों की रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें कई सारी रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो यहां पर इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि इसे जरूर आप ध्यान रखें। कविता में सप्तक परंपरा में आई कवित्री में कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर आदि में स्त्री मानसिकता के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। कीर्ति चौधरी, जब कीर्ति चौधरी की बात आती है तो कीर्ति चौधरी की कविता है सीमा रेखा। कीर्ति चौधरी की सीमा रेखा कविता है। सीमा रेखा कविता आपने शायद पढ़ा हो। सीमा रेखा कविता कीर्ति चौधरी, वहाँ पर आप देखेंगे जिसमें उन्होंने स्त्री की मानसिकता के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर सीमा रेखा कविता में वो कहती हैं कि मृग तो नहीं था कहीं बावले भरमते थे, इंगित पर चले गए, तुम भी नहीं थे, बस केवल यह रेखा थी जिसमें बंध कर मैंने दुस्सह प्रतीक्षा की, संभव है आओ तुम अपने संग अंजलि में भरने को स्वर्णदान लाओ, आचरणों में यह सीमा रेखा बिलगाओ, पर बीते दिन वर्ष मास मेरी इन आँखों के आगे ही फिर मुरझाए, ये निपट काश मन मेरे अब रेखा लांघो, आए तो आए वह वन्न छद्मधारी अभिचारी, कर खंडित कलंकित ले जाए तो ले जाए, मंदिर में ज्योतित उजाले का प्रण करती, कंपित निर्धूम सिखासी यह अनिमेष लगन, कौन यहाँ आतुर है, किसे यहाँ देनी है ऊंचा ललाट रखने को वह अग्नि की परीक्षा। तो ये इनकी कविता है। शकुंतल माथुर की कविता संकलन की अगर बात करें तो लहर नहीं टूटेगी, टाइपिंग मिस्टेक है, लहर नहीं टूटेगी की कविता है जी लेने दो, जिसमें नारी की अस्मिता की तलाश पहचानी गई है। जी लेने दो में कहती हैं, जी लेने दो मुझे वह कोरा अर्थ जो मेरे लिए सच्चा है, रख लेने दो मुझे वही मेरे पास जो नितांत मेरा अपना है, पी लेने दो वह चाह वह रस जो मेरे लिए अच्छा है, संचित कर लेने दो वह जो घूम रहा है नस नस में, हर धड़कन में जीवन जिसको जी कर मैं जान सकूं, मैंने भी कुछ अपनी तरह जिया है। तो ये जिसमें उन्होंने नारी अस्मिता की तलाश पहचानी है। लहर नहीं टूटेगी के अलावा शकुंतल माथुर की जो और भी रचनाएं हैं वो जैसे आप लिख लें चांदनी चूनर, एक बार परीक्षा में पूछी गई है चांदनी चूनर, अभी और कुछ दोपहरी डर लगता है, जब मैं थका हुआ घर आऊं, जिंदगी का बोझ ताज़ा पानी, इतनी रात गए चुनौती, मुझे मोह नहीं। तो ये सब शकुंतल माथुर की कविताएं हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है, कभी कभी कुछ लोग एक आध लोगों का मैसेज आ जाता है, जब परीक्षा में पूछ लिया गया कि लहर नहीं टूटेगी रचना किसकी है, मान लिया, या पूछ लिया गया चांदनी चूनर रचना किसकी है, तो कहेंगे सर मैंने पीडीएफ तो पूरा पढ़ा है, कहीं नहीं मिला है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि लेक्चर पर ध्यान दीजिए, लेक्चर ज़रूर सुनिए, और जो चीज़ें लेक्चर में बताई जाती हैं उन्हें आप लिखते चलें, और जब लिखेंगे तभी ये चीज़ें आपको परीक्षा में भी मिलेंगी। साहित्य है और इस साहित्य को केवल पीडीएफ में समाहित नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे जितना पीडीएफ है 10 पेज में पीडीएफ है और कहीं उससे ज़्यादा आपको चीज़ें अलग से बताई जा रही हैं। तो इस पर ज़रूर आप ध्यान दें
और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर आप गौर करें। कात्यायनी की रचना 7 भाइयों के बीच चंपा में चंपा सिर्फ एक युवती होकर भी संवेदनात्मक धरातल पर नारी दृष्टि का प्रतीक बन जाती है। यह कात्यायनी की रचना है 7 भाइयों के बीच चंपा। यह भी एक बार परीक्षा में पूछी गई है। ऐसे ही एक कविता और है सविता सिंह की, कहीं लिखना चाहें तो लिख ले। सविता सिंह की कविता है मैं किसकी औरत हूं, लिख लें। मैं किसकी औरत हूं, सविता सिंह की रचना है। सविता सिंह की रचना है मैं किसकी औरत हूं। मैं किसकी औरत हूं। इसमें भी आप देखेंगे कि महिलाओं के संवेदनात्मक धरातल पर नारी की दृष्टि को दिखाया गया है। हिंदी साहित्य में वीरगाथा युग में वह इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनी, अतः उस पर बंदिश लगी। सती प्रथा, बहुविवाह, अंधविश्वास आदि कुरीतियां नारी जीवन को संकट में ले गई। सबसे बड़ा संकट था सती प्रथा का। नारी को पति के साथ चिता पर बैठा दिया जाता, पति नहीं तो स्त्री भी नहीं। इस प्रथा का खंडन किया राजा राम मोहन राय ने। इसका खंडन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। आधुनिक युग में इन सभी कुरीतियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में नारी के बदलते रूप की तस्वीर उभर कर सामने आई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है तो उस समय विधवा विवाह होने लगा था, लेकिन विधवा विवाह पर कई धर्मों में रोक भी लगाई गई। तो जब विधवा विवाह पर धर्म ने रोक लगाई तो समाज में व्यभिचार फैलने लगा, वेश्यावृत्ति बढ़ने लगी। और इसीलिए भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा है, भारत दुर्दशा आप सभी ने पढ़ा होगा। भारत दुर्दशा में लिखा है कि करिकुलान के बहुत व्याह, करिकुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो और विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार्यो। ऐसे ही अंधेर नगरी में भी व्यंग किया गया है कि स्त्रियों की तुलना किससे की गई? व्यंग किया गया कि स्त्रियां आज पशुओं के समान उनको बताया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या उनकी स्थिति है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्यंग किया अंधेर नगरी में। घर की जोरू वेश्या जोरू एक समाना बकरी गऊ एक करिजाना। वेश्या जोरू एक समाना बकरी गऊ एक करिजाना, ये उन्होंने अंधेर नगरी में व्यंग किया है। ऐसे ही प्रेम जोगनी की अगर बात करें, जो वेश्यावृत्ति हो रही थी, उस वेश्यावृत्ति पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगनी में लिखा है कि घर की जोरू लड़के भूखे बने दास और दासी, और दाल की मंडी रंडी पूजे मानो इनकी मौसी। ये प्रेम जोगनी में कहा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय नारी को एक पतिव्रता पत्नी ही नहीं, अपितु तो आदर्श माता भी बनाना चाहते थे। इसीलिए बालाबोधिनी नामक जो स्त्री उपयोगी पत्रिका थी, उसमें एक लेख के माध्यम से सावित्री नामक पात्र से कहलवाया था कि पत्नी का सुख एकमात्र पति की सेवा है। जिस बात में प्रियतम की रुचि, उसी में सहधर्मिणी की भी रुचि, ये कहलवाया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में गांधी जी ने सुधार की आवाज़ उठाई, वो मुख्य धारा में जुड़ती हैं। प्रेमचंद ने नारी शोषण का विरोध किया, नारी का सफल रूप चित्रित हुआ है। कुछ ही समय में जैनेन्द्र ने परंपरागत नारी की मूर्ति का भंजन किया, घर परिवार पति के बंधनों से मुक्त करने को प्रोत्साहित किया। 1947 में के बाद नारी घर से बाहर निकली, टाइपिंग मिस्टेक है, नारी होगा। नारी घर से बाहर निकली, स्कूल कॉलेज बाजार दफ्तर गई, सामाजिक स्थिति बदली, पर नई समस्याएं आई। घर बाहर दोनों जगह पुरुष वर्चस्व के खिलाफ खड़ी हुई, फिर भी हार नहीं मानती। संघर्ष और साहस के बदले परिवेश को स्थापित किया। इस नई कहानी की पात्र पुराने मूल्यों, जंजीरों, रूढ़ियों, आधुनिक सभ्यता के तथाकथित अधिकारों में बदलते संदर्भ में नारी की स्थिति उभरी।
इसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, उषा प्रेमवदा, मैत्रेयी पुष्पा को महत्व दे सकते हैं। कमलेश्वर के नगरीय परिवेश पर लिखी नारी के विद्रोह, विसंगति और समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने उपन्यास काली आंधी में पत्नी राजनेता बनकर पति और संतान का साथ नहीं निभा पाती दिखाया है। अब कई बार पीली आंधी पूछा गया उपन्यास किसका है, काली आंधी उपन्यास किसका है। तो जब ऐसे आप पढ़ेंगे, जितने भी पॉइंट आपके परीक्षा में दिए गए हैं, अगर वो पूछे जाते हैं, परीक्षा में कोई रचना पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका आशय आपके पाठ्यक्रम से ही होता है। जब यहाँ पर हम नारी विमर्श की बात करते हैं, तभी पूछा जाता है काली आंधी। अब आप कहेंगे सर काली आंधी पूछ लिया गया तो कहीं पाठ्यक्रम में है ही नहीं। भाई नारी विमर्श है तो उस चीज को देखिए कहां से कौन सा प्रश्न बन रहा है। तलाश कहानी विधवा कामकाजी है, पर मानसिकता और शारीरिक स्वतंत्रता में अपनी पुत्री बाधक बनती है, अंदर घुट रही है, लाचारी वश व्यक्त नहीं कर पाती है, नैतिकता उसके कदम रोक लेती है। प्रभा खेतान की बात करें तो प्रभा खेतान की कथा में विद्रोह और तीव्र है। छिन्नमस्ता उपन्यास में वो रूढ़ियों को तोड़ सजावट नष्ट कर आत्मनिर्भर सफल कार्यशील महिला बनकर उभर रही है। ग्रामीण परिवेश में सामाजिक जागरण का दायित्व लेती है। देखिए जब छिन्नमस्ता उपन्यास की बात आती है तो छिन्नमस्ता उपन्यास कलकत्ता के रहने वाले मारवाड़ी परिवार की कहानी है। मारवाड़ी परिवार की कहानी है। उपन्यास की नायिका जो मूल नायिका है जिसका नाम प्रिया है और इसकी बहन भी है जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। बहन का नाम सरोज है। मूल नायिका प्रिया है। जन्म से उपेक्षिता है। माँ का स्नेह उसे नहीं प्राप्त होता, दादी का स्नेह नहीं प्राप्त होता और पुरुष प्रधान समाज में अस्मिता से वो लड़ती रहती है। उसका सैसों काल जो है वो अनवरत बलात्कारों की कड़ी है। प्रिया का सैसों काल छिन्नमस्ता में आप देखेंगे अनवरत बलात्कारों की कड़ी है। बड़े भाई द्वारा, सगे बड़े भाई द्वारा उसका बलात्कार होता है जो उसे विद्रोहिणी बना देता है। और यह क्रम यही नहीं रुकता बल्कि महाविद्यालय में जाती है जहाँ पर प्रोफेसर मेहता द्वारा वासना का शिकार बनती है। 22 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। विवाह के बाद पति नरेंद्र की भी वही स्थिति होती है जो समाज के अन्य पुरुषों का है। कई सारी रूढ़ियों का उसे सामना करना पड़ता है और उस रूढ़ियों का सामना करने में प्रिया की बहन सरोज उसका साथ देती है। आओ पेपे घर चले उपन्यास में देखें तो यह भी स्त्री विमर्श, मानसिक पीड़ा और बदलते मूल्यों पर आधारित अमेरिकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। पीली आंधी में 3 पीढ़ियों की औरतों के जीवन संघर्ष और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को दिखाया गया है। इसमें लेखिका अपनी माँ और नानी से सुनी हुई कहानियाँ बताती हैं। राधाबाई हैं, पद्मावती हैं, सोमा है, विधवा स्त्री के विभिन्न रूपों को और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ पर दिखाया गया कि क्या स्थिति है। ऐसे ही अपने अपने चेहरे में अग्निसंभवा में स्त्री पक्ष, उपनिवेश में स्त्री उपेक्षिता, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, अपरिचित उजले, सीढ़ियाँ चढ़ती ही मैं। तो ये सब रचनाएं प्रभा खेतान का है कि है जिसमें आपने देखा कि प्रभा खेतान ने क्या क्या बताया, स्त्री विमर्श पर किस तरीके से लिखा है। मैत्रेयी पुष्पा की अगर बात करें तो इदन्नम उपन्यास की नायिका सीमित साधनों के बावजूद भारतीय शैली में जीवन की सार्थकता तलाशती है। इदन्नम जो उपन्यास है, इदन्नम उपन्यास बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। इसमें भी 3 पीढ़ियों की महिलाओं की कथा है और इस बुंदेलखंड की धरती पर गांव है श्यामली और सोनपुरा। श्यामली और सोनपुरा गांव है। श्यामली और सोनपुरा के गांव के महिलाओं की स्थिति, वहां के जनजीवन का जीवंत चित्रण इस इदन्नम उपन्यास में किया गया है, जिसकी मुख्य पात्र महिला पात्र मंदाकिनी है जो राजनीतिक व्यवस्था से लड़ती हैं। वह दिखाया गया है इदन्नम उपन्यास में। इसके अलावा स्मृति दंश बेतवा बहती रही, स्मृति दंश है बेतवा बहती रही। बेतवा बहती रही में आप देखेंगे उर्वशी नामक पात्र है।
उर्वशी नामक पात्र है, उस उर्वशी नामक जो पात्र है उसको दिखाया गया। उर्वशी नामक जो पात्र है उस उर्वशी नामक पात्र के बारे में पूरा दिखाया गया। वैसे इनका कस्तूरी कुंडल बस है, औपन्यासिक आत्मकथा है जिसमें भी इन्होंने महिलाओं की स्थिति को दिखाया है। मैत्री पुष्पा के जितने भी उपन्यास हैं उन उपन्यासों में नारी शोषण के विभिन्न रूप हैं। इसमें सती प्रथा नारी शोषण का एक भयानक रूप है। अपने पात्रों के माध्यम से इस कठोर व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हैं। बेतवा बहती रही उपन्यास का सर्वदमन अपनी पत्नी उर्वशी को समझाता है। अपनी पत्नी उर्वशी को समझाता है। बेतवा बहती रही में जो सर्वदमन है वो अपनी पत्नी उर्वशी को समझाता है कि कभी मैं ना रहूं उर्वशी तो तुम रहना। देख रही हो सामने सती का चौरा, ऐसी सती मत हो जाना। ये कायर थी, तुम कायर नहीं हो उर्वशी, तुम मेरी पत्नी हो, सर्वदमन की अर्धांगिनी, साहसी, निर्भीक। तो स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को मान्यता विवाह देता है। संतान की जिम्मेदारी केवल स्त्री पर न हो इसलिए विवाह का प्रकार रूढ़ हुआ। जाति, धर्म तथा रिवाज के अनुसार विवाह के अलग अलग प्रकार होते हैं। विवाह में कुछ कुप्रथाओं का प्रचलन शुरू हुआ और दहेज ऐसी ही एक कुप्रथा है। कन्यादान की परंपरा ने विवाह में दहेज का रूप धारण कर लिया। कानून बनाकर दहेज प्रथा रोकने का प्रयास किया गया लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मैत्रेयी पुष्पा ने बेतवा बहती रही में इस दहेज प्रथा के परिणाम का भी जिक्र किया है, जिसमें उर्वशी के भाई अजीत के सामने दहेज देने की समस्या और दहेज के कारण अजीत अपनी बहन उर्वशी का विवाह 4 बच्चों के पिता से तय करने का प्रयास करता है और पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उर्वशी के पिता ने अपनी बेटी को योग्य वर के साथ विवाह करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। नाना के साथ उर्वशी के पिता वीडियो साहब के पास जाते हैं। सरकार कर्ज खेती के विकास में बांटती है। तो इस तरीके से इसमें कहा गया लोन लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं दिखाई गई हैं। ऐसे ही अग्निपाखी उपन्यास है, अलमा कबूतरी है, चाक है, झूला नट है, विजन है, कस्तूरी कुंडल बस है, ईश्वरी फाग, गुनाह बेगुनाह, खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, आवाज़, इन सब में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार आज़ादी के बाद नारी को पारिवारिक दायरे से बाहर निकाल सामाजिक सरोकार और जीवन के यथार्थ से जोड़ा गया। उस काल में कृष्णा सोबती, उस काल में आप देखेंगे तो कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, शिवानी, ममता कालिया, अनीता औलख प्रमुख थी। अपनी सजग और सशक्त नेतृत्व में वह स्त्री की जटिलताओं को व्यक्त करने में सफल रही। कृष्णा सोबती की जब बात करते हैं तो कृष्णा सोबती की जो रचनाएं हैं वो आप देखेंगे 3 पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, ऐ लड़की, दिलोदानिश, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, समय सरगम, ये कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं। ये कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं। कृष्णा सोबती के बारे में जब बात आती है तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों में कई स्त्री चरित्र कई रंगों में सामने आते हैं। जैसे 3 पहाड़ की अगर बात करें तो 3 पहाड़ में पात्र जया है, जो जया प्रेम की आकांक्षी है, ये या प्रेमाकांक्षी है जया, लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ, अन्यथा मृत्यु से उसे परहेज नहीं है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास की बात करें तो देह शोषण की शिकार रत्ती, इसमें पात्र रत्ती है। रत्ती जो खंडित बचपन के कारण पथराती संवेदनाओं हेतु स्नेह का ताप चाहती है। यौन हिंसा के वर्तमान परिदृश्य में यह स्त्री मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष उजागर करती है। ऐसे ही ऐ लड़की उपन्यास में मृत्यु के द्वार पर एक जीवट वृद्धा है जो जिजीविषा से अपूरित है और मृत्यु के निडर स्वागत हेतु तैयार भी है। मृत्यु के शाश्वत और जटिल प्रश्न से कवियों ने प्रायः मुठभेड़ की है। कृष्णा सोबती के गद्य में यह एक स्त्री की मृत्यु से जीवट और दुर्लभ मुठभेड़ है।
दिलो दानिश की अगर बात करें तो दिलो दानिश में महक बानो का नाम आपने सुना होगा अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा। महक बानो कुटुंब प्यारी, धुन्ना, बुआ तमाम रूढ़ियों के बीच आत्मसम्मान हेतु छटपटाती दिखती हैं। वहीं डार से बिछुरी की जो पासो है, इसमें पात्र पासो, ये सब पात्र खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पासो आज़ादी के लिए लड़ती है। ये स्त्री पात्र समाज की दी गई भूमिका का अतिक्रमण करते हैं, जिससे जूझते हैं और उसके भीतर से राह तलाशते हैं। कृष्णा सोबती की जो रचनाएं हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ औरत किसी वैचारिक ढांचे के दायरे में बंधकर अवतरित नहीं होती। इसके विविध रूप है जिसके साथ वह स्वाभाविक रूप में उपस्थित है। उसकी दुर्बलता, असमंजस, आत्मबोध मूल रूप में ज्यों के त्यों है। सूरजमुखी अंधेरे के में रत्ती की मैंने जो बात की है, रत्ती गंदी लड़की शब्द पर बचपन से ही लड़कियों को पीट देती है। उदास है, परेशान है, लेकिन आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कोई कमी उसमें नहीं है। रत्ती काठ होकर भी जुझारू है। मित्रों मरजानी की अगर बात करें तो मित्रों मरजानी की नायिका मित्रों में कोई झिझक नहीं है। तमाम पारिवारिक मर्यादाएं उसके किसी काम की नहीं है। इसी की आड़ में वो अपनी इच्छाओं को झुठलाती नहीं। वो साहस आज भी ऐसे प्रकृत रूप में कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर कृष्णा सोबती की रचनाओं में भी स्त्रियों को किस तरीके से दिखाया गया है। उषा प्रेमदा की अगर हम बात करें तो उषा प्रेमदा की जो रचनाएं हैं, उषा प्रेमदा की रचनाएं, उषा प्रेमदा की रचनाओं में जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, 55 खंबे, लाल दीवारें, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत है। इसमें कहानी संग्रह भी है। इसमें कहानी संग्रह, उपन्यास, सारी चीज़ों को मैंने समाहित कर लिया है। तो इन रचनाओं पर भी आधारित आप देखेंगे ये रचनाएं भी लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ये रचनाएं भी लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उषा प्रेमदा ने अपनी रचनाओं में नारी की जो भूमिका है, समाज में जो नारी की स्थिति है, उन सारी स्थितियों पर अपनी रचनाओं में विस्तृत रूप में दिखाया है। चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, सभी में विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है। 55 खंबे लाल दीवारें में भी आप देख सकते हैं, रुकोगी नहीं राधिका में भी देख सकते हैं, शेष यात्रा में भी देख सकते हैं। इनकी वापसी जैसी कालजयी कहानी के अलावा इसमें कहानी के अलावा जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मनु भंडारी की अगर बात करें तो मनु भंडारी की जो रचनाएं हैं, जैसे आपका बंटी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, महाभोज, ये भी आपने पढ़ा होगा। यही सच है, मैं हार गई, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। रानी माँ का चबूतरा है, 3 निगाहों की तस्वीर है, 2 कलाकार, और लिखना चाहें तो लिख लें, 2 कलाकार, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, लिख लें, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, सयानी बुआ, सयानी बुआ भी परीक्षा में पूछा गया है, सयानी बुआ, मजबूरी, दीवार, बच्चे और बरसात, दीवार, बच्चे और बरसात, दीवार, बच्चे और बरसात, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। तो इन रचनाओं पर भी आधारित आप देखेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न रहता है। इस पर आधारित भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और लगातार पूछा जा रहा है। तो ये मनु भंडारी की जो भी रचनाएं हैं, इन सब में आप देख सकते हैं। तो वैसे हिंदी साहित्य में नारी विमर्श एक अवधारणा है।
जो मैंने आपको बताई। जब एक कमज़ोर लड़की की बात आती है, कमज़ोर लड़की की कहानी, ये मनु भंडारी की सशक्त कहानी मानी जाती है। यह कहानी प्रेम और विवाह के बंधन में बंधी नारी की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। परंपरा और संस्कारों के हाथों में पड़कर नारी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसका व्यक्तित्व ही खंडित हो जाता है। एक कमज़ोर लड़की की कहानी में जो नायिका है वो रूप है। रूप अपनी सौतेली माँ की बेरुखी की वजह से मामा के यहाँ रहती है। वहाँ वो मामा के मुँह बोले बेटे ललित के करीब आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे ललित से प्रेम हो गया। रूप ललित के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहती है और जीवन की परेशानियों से दूर उन्मुक्त होकर जीना चाहती है। लेकिन कुछ समय बाद ललित विदेश चला जाता है। इधर रूप के पिता और सगे संबंधी उसकी शादी दूसरी जगह तय कर देते हैं। वो विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन इसका निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है। रूप की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो विरोध नहीं कर पाती और ना ही अपने जीवन में स्वतंत्र फैसले ही ले पाती है। तो एक कमज़ोर लड़की की कहानी में यही चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा बाकी जो इनकी रचनाएं हैं, इन रचनाओं में आप देख सकते हैं एक नई नौकरी कहानी भी है। नई नौकरी कहानी में आप देख सकते हैं 6 कहानी है। 6 कहानी में जो महिला पात्र है कुंती में दिखाया गया है। दीवार बच्चे और बरसात कहानी की नायिका है, वो आधुनिक विचारों से लैस शिक्षित नारी है। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं में नारी की जो स्थिति है, उस नारी की स्थिति को दिखाया गया, नारी की अस्मिता को दिखाया गया है। शिवानी की रचनाओं की बात करें तो शिवानी की रचनाएं हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्धा, शमशान चंपा, रति बिलाप, करिए छिमा, मणि, किशुनली, विवर्त, लाल हवेली। शिवानी की भी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। ममता कालिया की रचनाएं बेघर। ममता कालिया की जो रचनाएं हैं, ममता कालिया की भी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और लगातार आपने देखा है, लगातार यहाँ पर भी आपने देखा है कि नरक दर नरक भी पूछा गया है, बोलने वाली औरत भी पूछा गया है, मुखौटा भी पूछा गया है, दौड़ भी पूछा गया है। इनकी रचना है दौड़, वो भी पूछा गया है। साथी पूछा गया, प्रेम घर, बेघर भी पूछा गया है। तो ममता कालिया की ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं पर भी आप देखें, ममता कालिया ने अपनी रचनाओं में दर्शाया है कि दोयम दर्जे की पुरानी होने के कारण परिवार और समाज में स्त्रियां हमेशा शोषित रही हैं। महिला उपन्यासकारों में अपने द्वितीय व्यक्तित्व और समृद्ध साहित्य के माध्यम से विख्यात ममता कालिया ने वर्तमान नारी की गतिविधियों को अनुभव किया और अपनी रचनाओं में लिखा है, अपनी रचनाओं में उन्हें जगह दिया है। ममता कालिया नारी जीवन की प्रेरणा है। हिंदी कथा जगत में बेघर, नरक दर नरक इनकी जो रचनाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ देह, शोषण, इन सब की बात की गई है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बेघर की, बेघर उपन्यास, तो बेघर ममता कालिया का पहला उपन्यास है जो 1971 में लिखा था इन्होंने। और ये उपन्यास आधुनिक समाज में पुरुष की संस्कारबद्ध जड़ता और संदेश दृष्टि का प्रतिपादन करता है। इस उपन्यास में एक पुरुष को केंद्र में रखकर नारी की समस्याओं पर शुरुआत की है। इस उपन्यास में स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को केंद्र में रखकर लिखा गया। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय लोगों के मन की संकीर्णता, अंधश्रद्धा, विचारों का पिछड़ापन, आधुनिकता और संस्कारबद्धता के बीच होने वाले तनाव, अधकचरी मानसिकता से युक्त अर्ध शिक्षित सक्की मिजाज वाला सामान्य युवक है। ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें स्त्री अपने घर परिवार के गणित को सही करने के चक्कर में स्वयं अपने आप को बेघर कर लेती है। इसीलिए इसके उपन्यास का शीर्षक है बेघर। और पुरुष अपनी प्रेमिका पर शक करके स्वयं भी बेघर हो जाता है और स्त्री को भी बेघर कर देता है। ऐसी इनकी रचना जो लड़कियां हैं, लड़कियां 1984 ईस्वी में प्रकाशित इनका लघु उपन्यास है। उपन्यास की
नायिका और सह नायिका के अवैवाहिक जीवन के अकेलेपन से प्रारंभ होती है इसकी कहानी। और इस उपन्यास में स्त्री जीवन के संघर्ष को दिखाया गया। एक स्त्री के जीवन में कितनी बुरी परिस्थितियां आती हैं। अकेली रहने वाली नायिका अपने अकेले जीवन का आवाम का चिंतन करती है। एक महिला जब किसी जगह पर काम करती है तो उसे कई विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है, उसे सुबह 10 से 5 काम के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। तो ये सारे आयामों को यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर लिख लें, हाँ लिख लें, इस पर नहीं लिखा हुआ दौड़, दौड़ रचना भी लिख लें। दौड़ उपन्यास, दौड़ उपन्यास वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ, इनका 6ठा उपन्यास है, जिसमें बाजारवाद को दिखाया गया, बाजारवाद को दिखाया गया, बाजारवाद को दिखाया गया। प्रेम कहानी इनका 1980 में प्रकाशित तीसरा उपन्यास है, तीसरा उपन्यास है प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। इसके बाद आगे चलकर आधुनिक नारी की मन स्थिति, पारिवारिक जीवन, मुख्यतः दाम्पत्य जीवन को लेकर कथानक रचे गए, जिसमें चंद्रकिरण सोनरेखा, मालती जोशी, प्रतिभा वर्मा, सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग प्रमुख हैं। आप देखेंगे कि लगातार अब चंद्रकिरण सोनरेखा, मालती जोशी, प्रतिभा वर्मा, सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग, इनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं। इनकी रचनाएं आप देखेंगे कि लगातार परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। यह समाज और युग के सत्य को परखती हैं, परिधि विस्तार करती हैं। भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की स्त्रियों का पारिवारिक समाज जीवन युक्त लेकर चलती हैं, सूचना स्तरों पर उसे पुनर्रचित करते हैं। उनके पास भाषा और यथार्थ को व्यक्त कर सकने लायक संवेदना भरपूर है। चंद्रकिरण सोनरेखा की रचनाओं की अगर बात करें तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में आप देखेंगे, रचनाओं में नारी की क्या स्थिति रही है, नारी की क्या स्थिति रही है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो उनकी कहानियां हो। अकेला कहानी, ममता कहानी, नारी कहानी, संसार का सुख कहानी, भाभी का मजाक, छुटकारा, परख, गेंदा बन जाऊंगी, राह के रोड़े, घर की फूट, आदमखोर। तो ये आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं में, चंद्रकिरण सोनरेखा की रचनाओं में मध्य वर्गीय महिलाओं की समस्याओं और संघर्षों को बहुत ही संवेदनशीलता और यथार्थवादिता के साथ चित्रित किया गया है। यहाँ पर चित्रित किया गया है, चाहे उनके उपन्यास हों, चाहे उनकी कहानियाँ हों, हर जगह वहाँ पर महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है। कहानी के प्रमुख तत्वों पर अगर विचार किया जाए तो कहानी में भी वही सारे तत्व हैं जो उपन्यास में हैं। केवल अंतर घटना के चरित्र चित्रण और विस्तार को लेकर रहता है। कहानी कला के 7वें तत्व पर अपना विचार भी व्यक्त करती हैं और लिखती हैं कि चंद्रकिरण जी लिखती है कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है, महिलाओं की स्थिति क्या रही है, उस पर उन्होंने व्यक्त किया है। स्त्री चेतना और नारी विमर्श पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। अगर यहाँ पर चंदन चांदनी उपन्यास की बात करें तो चंदन चांदनी में पर्दे का विरोध किया गया, नारी अधिकारों के प्रति जागरूकता देखा गया, पति का विरोध करने वाली स्त्री के रूप में नायिका को दिखाया गया, पढ़ने की शौकीन नारी के बारे में दिखाया गया। यानी वर्तमान समाज की जो स्थिति है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। मालती जोशी की रचनाओं में मध्यांतर है, पटाक्षेप है, पराजय है, एक घर सपनों का, विश्वासगाथा, सापित ससो, प्रिया पीर न जानी, औरत एक औरत है। प्रतिभा वर्मा की रचनाएं एक सुबह और बंधे पांव का सफर, सुधा अरोड़ा की रचनाएं बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार। आप देखेंगे परीक्षा में पूछा जा चुका है काला शुक्रवार।
कांसे का गिलास, रहोगी तुम वही, एक औरत, आम औरत, जिंदा सवाल, एक औरत की नोटबुक, 3/4, करवा चौथी औरत, समुद्र में रेगिस्तान, भागमती, पंडिताइन का उपवास, सत्ता संवाद, सुरक्षा का पाठ। तो यहाँ पर जो रचनाएं हैं, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, मृदुला गर्ग की रचनाएं यहाँ पर दिखाया गया है। मृदुला गर्ग की जो रचनाएं हैं, मृदुला गर्ग की जो रचनाएं हैं, इनके जो उपन्यास हैं, इनके उपन्यासों में जो नारी की स्थिति है, उस नारी की स्थिति को बहुत ही बेबाकी के साथ ही इन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया है। नारी के बदलते स्वरूप को इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। नारी के जो स्वरूप है उस स्वरूप को इन्होंने दिखाया है। चुपते नहीं सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके हिस्से की धूप, वंशा, चितकोपरा, अनित, मैं और मैं, कठगुलाब, कितनी कैदें, टुकड़े टुकड़े आदमी। तो इसमें एक एक करके अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा उपन्यास परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर इसकी थोड़ी कहानी है और इसके बारे में थोड़ा आपको पता रहेगा तो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे उसके हिस्से की धूप, इनका ये पहला उपन्यास है। इसमें मनीषा, जितेन, मधुकर पात्र हैं। मनीषा, जितेन, मधुकर पात्र है। और इस उपन्यास में उन्होंने आज के परिवेश में दाम्पत्य जीवन का कुशल चित्रण किया है। यह उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित एक प्रौढ़ सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसके अलावा वंशज की बात करें तो ये इनका दूसरा उपन्यास है। इसमें प्रेम के त्रिकोण वाली स्त्रोचित मानी जाने वाली विषय वस्तु को नए रूप में लिखा गया है। मोटे तौर पर इस उपन्यास की विषय वस्तु है दो पीढ़ियों के बीच अंतर्द्वंद। चितकोबरा की बात करें तो चितकोबरा अपने कथ्य से आधिकारिक कर्म के साहसपूर्ण खुले चित्रण के कारण चर्चित और विवादास्पद रहा है। इस उपन्यास में भी पुरुष की बराबरी करती हुई नारी की देह गाथा और मन की गाथा को दिखाया गया है। अनित्य मृदुला गर्ग का एकमात्र ऐसा उपन्यास है जिसकी कथा राजनीति पर आधारित है। अनित्य, जिसकी कथा राजनीति पर आधारित है। मैं और मैं उपन्यास में स्त्री लेखिका के दोहन, शोषण और संघर्ष की कहानी है। कठगुलाब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इस उपन्यास में कठगुलाब में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नारी के दमन और शोषण को दिखाते हुए वर्तमान नारी का विभिन्न बिंदुओं से अवलोकन किया गया। इस उपन्यास में कई नारी पात्रों द्वारा आज के युग की स्त्रियों की समस्या को रेखांकित किया गया। इसके अलावा इनका एक और लिख लिए, मिलजुल मन लिख लीजिए, छूट गया होगा। मिलजुल मन ये इनका 7वां उपन्यास है। और इस उपन्यास की कथा बंटवारा, विस्थापन, मोहभंग, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को व्यंग करता है। व्यंग करता है। तो ये बात हो गई मृदुला गर्ग की रचनाओं का। विभिन्न देश, भाषा और रंगों के बावजूद गहरा इंसानी सरोकार मिलता है। उत्पीड़ित नारी जीवन की अनुभूतियों को चित्रित करने में मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा ने काफ़ी अविस्मरणीय कहानी लिखा। मेहरुन्निसा परवेज की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, अम्मा, समर, लाल गुलाब। ऐसे ही नासिरा शर्मा की रचना है औरत के लिए औरत, 7 नदियाँ 1 समुंदर, सालमती, ठीकरे की मंगनी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जिंदा मुहावरे कई बार पूछा गया है। जिंदा मुहावरे भी पूछा गया है। तो ये जो रचनाएं हैं, जो ये उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में नारी जीवन को इन्होंने, नासिरा शर्मा ने अच्छे तरीके से लिखा है। चाहे वो खुदा की वापसी हो, खुदा की वापसी भी लिख लीजिए। खुदा की वापसी शायद छूट गया है। खुदा की वापसी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
खुदा की वापसी, लिख लिया आपने? खुदा की वापसी। तो यहाँ पर एक एक की बात हम लोग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे समय हो जाएगा। वैसे नासिरा शर्मा ने स्त्री विमर्श पर अपने उपन्यासों में स्त्री पात्रों के माध्यम से बहुत कुछ कहा है। स्त्रियों की पीड़ा, कुंठा, तिरस्कार को स्त्री पात्र के माध्यम से उजागर किया है। हमारे देश में स्त्री अबला है कह देने से बात स्पष्ट नहीं हो जाती। लेखक अपने स्पष्टवादी दृष्टि से जांच परख कर स्त्री की दशा और मानसिकता का वर्णन नहीं करते तो नारी की सही व्याख्या नहीं हो पाती। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा अगर सालमती के बारे में देखते हैं तो सालमती उपन्यास नासिरा शर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास है। शादी के बाद सालमती के जीवन में एक ही ध्वनि गूंजती है कि नरेश पति है और वह पत्नी स्वामी और दासी का संबंध सालमती और नरेश के बीच एक मजबूत दीवार का रूप धारण करने लगती है। नरेश हमेशा कहता था कि तुम ठहरी एक आधुनिक विचार की महिला, विचारों में स्वतंत्र, व्यवहार में उन्मुख, तुम्हारे संस्कार हमसे अलग हैं। नरेश का यह वाक्य सुनते सुनते सालमती को आधुनिक शब्द से घृणा होने लगती है और सालमती समय से पहले जीवन संघर्ष में कूद पड़ती है। तो ये सालमती में दिखाया गया है। सालमती में ये चीज़ें दिखाया गया है। एक और उपन्यास का नाम लिखे, खुदा की वापसी, जहाँ मैंने लिखाया है। एक और लिख लें, बहिश्ते जहरा। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये सब नाम इसीलिए आपको लिखाए जा रहे हैं। बहिश्ते जहरा। पूछा या फिर ये मत कहिएगा सर मुझे नहीं पता था, लिख लीजिए, इसीलिए लिखाया जा रहा है। बहिश्ते जहरा उपन्यास, खुदा की वापसी उपन्यास मैंने आपको लिखाया। ये सब नासिरा शर्मा का है। बहिश्ते जहरा लिख लिया, क्योंकि कभी अगर बाद में परीक्षा में पूछा जाए कि नासिरा शर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो बहिश्ते जहरा ही है, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में ईरानी क्रांति को आधार बनाया गया था और इसी उपन्यास, अब आप कहेंगे सर बहिश्ते जहरा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि बहिश्ते जहरा जो 1984 में प्रकाशित हुआ, इसी का नाम, बहिश्ते जहरा का ही नाम आगे चलकर दूसरा है जो आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा है बताएंगे? नहीं पता? एक नदियां सात समुंदर, यही है बहिश्ते जहरा। सात नदियां एक समुंदर, तो सात नदियां एक समंदर। इसमें सात जो नदियां हैं वो सात सहेलियां हैं, सुसन, मलिहा, परी, महनाज, तैयबा, सनोवर, अख्तर। और इन्हीं के आसपास पूरा ये उपन्यास घूमता है। नारी का यह देश, प्रेम और जान देने का साहस, एक पुरुषात्मक समाज को संदेश है। नारी किसी से कमजोर नहीं। ऐसे पारिजात उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पारिजात उपन्यास भी लिख लीजिए। तो ये सारी रचनाएं हैं नासिरा शर्मा की। इसके अलावा जीवन, मूल्य, परंपरा और आधुनिकता से टकराव, नारी मन की घनीभूत पीड़ा, संबंधों में दरार को रूपाकार देने में सूर्यबाला, चित्रा मुदगल, चंद्रकांता का नाम उल्लेखनीय है। सूर्यबाला की जो रचनाएं हैं, मेरे संधिपत, सुबह के इंतजार तक, अग्निपांखी। इसके अलावा और भी रचनाएं, यहाँ पर कहानियाँ मैंने दे दिया है। चित्रा मुदगल की रचनाएं, जिसमें आवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता की रचनाएं मैंने दे दिया है। इसके बाद उषा किरण खान, कुसुम अंचल, मृणाल पांडे, अलका सरावगी, इनकी रचनाएं यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्त्री विमर्श पर महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो भी यहाँ पर पूरा 2 पेज में मैंने दिया है। निर्मला भुराड़िया की रचना, रजनी गुप्त की रचना, विष्णु प्रभाकर की रचना, कुसुम त्रिपाठी की रचना, विभा रानी की रचना, मृदुला सिन्हा की रचना। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने इस PDF में दिया है, इसे पढ़ लीजिएगा। और इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।